बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पीएफसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 है रिएक्शन काइनेटिक्स, जिसकी जितनी जितनी भी चीज़ें ये तमाम के आपके पास जो है ना बेटा चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मौजूद है। सबसे पहली जो चीज़ आपको आनी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड एज डिफाइन द केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स? सो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में जो वर्ड काइनेटिक्स है बेटा, इसका मकसद होता है मूवमेंट। केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक्स का वर्ड जो है इसका मकसद क्या है? मूवमेंट। और केमिकल से मुराद यहाँ पर बेटा केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मतलब पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट है, ठीक है, उनकी मूवमेंट होगी एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। द वर्ड काइनेटिक जो बेसिकली जो वर्ड है बेटा आपके पास ये ग्रीक लेटर है, जो वर्ड है काइनेटिक, ये कौन सा लेटर है? ग्रीक लेटर है। और इसी लेटर का मकसद क्या होता है? मोशन कह लीजिए या फिर मूवमेंट कह लीजिए। सो केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास जो केमिकल काइनेटिक बेटा ब्रांच है ये केमिकल मूवमेंट को एक्चुअली डिस्कस करती है। और जब हम केमिकल मूवमेंट को डिस्कस करते हैं तो केमिकल मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं? जब भी आप केमिकल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप बताते हैं वो आप बताते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी ने आपको कहा ना कि केमिकल मूवमेंट को बताओ, केमिकल काइनेटिक्स को बताओ, तो आप क्या बताएंगे? उस रिएक्शन के हवाले से उस रिएक्शन का रेट, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप सबसे पहले बताएंगे। फिर जो दूसरी चीज़ आप बताएंगे वो बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, मतलब उस रिएक्शन में जो रेट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, मतलब उस रिएक्शन का जो भी रेट है उसको आप किन चीज़ों की मदद से तब्दील कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैकेनिज़्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड्स एंड, और मज़ीद चीज़ें आप क्या पढ़ोगे? ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। सही है। तो जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली तौर पर आप वहाँ पर आप उस केमिकल रिएक्शन का रेट, उस केमिकल रिएक्शन पर जो रेट है उस पर जो फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं उन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू चल रहा है आपके पास, और जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसमें आप यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट को मैक्सिमम गेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप करेंगे, तो वो तमाम की तमाम कंडीशंस को भी हमने देखना है। तो जब आप इन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो इट मीन्स कि आप एक्चुअली तौर पर केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं किसी एक रिएक्शन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन को हमने बताया कि द वर्ड काइनेटिक दैट इज डाइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स कॉल्ड एज केमिकल मूवमेंट। और केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल मूवमेंट का मकसद क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताना, उस मैकेनिज्म को बताना जिसकी मदद से वो रिएक्शन चल रहा है, और वो तमाम कंडीशंस के बारे में बताना जिसकी मदद से आप मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को गेट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे होंगे? केमिकल काइनेटिक्स को बता रहे होंगे। एक्सप्लेन द टर्म्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? चेंज इन द concentration of a chemical substance with respect to time। टाइम के लिहाज से किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस में जो चेंज आ रहा है। रिएक्टेंट के लिहाज से बात की जाए तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है,
रिएक्टेंट के लिहाज से बात की जाए बेटा, तो जो टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है ये क्या होती चली जाती है आपके पास, डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज, और टाइम टू टाइम जो प्रोडक्ट है बेटा इसकी जो कंसंट्रेशन है इट मस्ट बी गोइंग टू इंक्रीज। मतलब टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, तो इसलिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनता है। आफ्टर टाइम टी, ये कांस्टेंट नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये इस तरह की शेप में, इस तरह की शेप में, और कांस्टेंट जो था ना उसका ग्राफ इस तरह से था। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होती कंसंट्रेशन, टोटल तौर पर जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी इनिशियली, ये रिएक्टेंट को शो करता है, ये प्रोडक्ट को शो करता है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन थी वो बिल्कुल मिनिमम की तरफ चला गया, तकरीबन ज़ीरो हो गया, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते 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 तकरीबन 99% कितनी हो जाएगी, जितने के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। तो एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की है इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट द इनिशियल टाइम। ठीक है, तो इस तरह का जो भी ग्राफ होगा उसे मार्क करने के लिए आपके पास आएगा कि ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पर टाइम होगा आपके पास। सो व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। अगर मैं कहूँ रेट ऑफ अ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ अ रिएक्टेंट क्या होगा आपके पास, चेंज इन concentration of reactant only with respect to time। ये क्या होगा, ये होगा बेटा आपके पास रेट ऑफ अ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं वो क्या होगा बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के लिहाज से कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ प्रोडक्ट, और टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना चेंज आया, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं, किसी भी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्टेंट को स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी कभी भी अगर हमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का रेट बताना है तो मैं क्या करूँगा, उसका रिएक्टेंट का जो रेट होगा उसको डिस्कस करूँगा। तो अगर मैं कहूँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, तो केमिकल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों शामिल होता है। तो केमिकल रिएक्शन का रेट का मकसद क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर ये कह सकता हूँ कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दोनों से आप निकाल सकते हैं, जितना रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है बेटा उतना ही रेट ऑफ प्रोडक्ट भी आपके पास निकलता है। स्टैंडर्ड हम किसको मानते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट को, मतलब वैल्यू हम कौन सी यूज़ करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाली यूज़ करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो रेट का वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब रेट जो आपके पास है बेटा, इसकी अगर मैं यूनिट डिस्कस करूँ कि रेट की यूनिट क्या होगी, तो जो रेट की यूनिट है उसमें मोलर कंसंट्रेशन ऊपर, मतलब मोलर ऊपर, नीचे टाइम मतलब सेकंड नीचे हो गया। तो एक तो इसकी हो गई बेटा आपके पास मोलर डॉट सेकंड इनवर्स। मोलर की जगह पर मोल पर डी एम क्यूब अगर मैं लिख दूं तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास एम ओ एल अपॉन डी एम क्यूब मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इनवर्स। और अगर मैं इसको मज़ीद रीअरेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, एम ओ एल डॉट डी एम माइनस 3 डॉट सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, चाहे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्टेंट हो चाहे रेट ऑफ प्रोडक्ट हो, यही आपके पास रेट की यूनिट बन गई। ठीक है, रेट की यूनिट की भी डिस्कशन हो गई। अच्छा, उसके बाद रेट इक्वेशन मतलब रेट एक्सप्रेशन बेसिकली तौर पर, तो जो भी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि ए है प्लस बी है, ये कन्वर्ट हो रहा है सी के अंदर, ए के 2 मोल्स हैं, बी के 3 मोल्स हैं आपके पास, या ए का 1 मोल है, बी का 2 मोल है, ए का 2 मोल है, बी का 4 मोल है, जितना भी है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर पावर
और रेट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और उसके ऊपर पावर 3। रेट इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाएंगे, ए के ऊपर पावर वैसे ही रहेगी और बी के ऊपर पावर वैसे ही रहेगी। ये इस रिएक्शन के लिए क्या बन गया, रेट एक्सप्रेशन बन गई, या इस रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज मीन बाय अ रेट कांस्टेंट, व्हाट इज मीन बाय अ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की अगर बात करें तो व्हाट इज बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ rate of a chemical reaction to the molar concentration of reactant या reactants. Rate constant is actually a ratio of rate of a chemical reaction to the molar concentration of एक reactant या एक से ज़्यादा reactants. ठीक है जी, नहीं प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, हम स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्टेंट, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ही लेंगे। अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा। दोनों का रेट बराबर होता है, इसलिए स्टैंडर्ड किसको माना जाता है, दोनों की वैल्यू बराबर निकलेगी, तो इसलिए हम किसको स्टैंडर्ड मानते हैं, रेट ऑफ रिएक्टेंट को स्टैंडर्ड मानते हैं। रेट कांस्टेंट इज एक्चुअली द रेशियो, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। के की वैल्यू फिक्स होती है किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस के रेट के लिए किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, ना वो इंक्रीज़ होती ना फर्दर वो डिक्रीज़ होती है। कब तक नहीं होती है, कब तक इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होती, उस वक्त तक नहीं होती जब तक आप उस रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज ना कर दो। इट मीन्स के इज़ ओनली इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, ठीक है, एंड इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट क्या निकला, रेशियो ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स। अच्छा, रेट कांस्टेंट हैव अ डिफरेंट यूनिट्स, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर है। तो आप जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो फिर उसके अंदर रेट कांस्टेंट के यूनिट आप जो है निकाल लोगे। बेसिकली तो पर फर्स्ट ऑर्डर अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पर जो नीचे मोलर कंसंट्रेशन है ना, इनके ऊपर बस पावर आएगी 1। सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो इट मीन्स के नीचे जो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन लिखे होंगे उन सब के ऊपर जो पावर होगी वो सबको मिलाकर 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, के इज इक्वल्स टू, रेट की तो यूनिट क्या निकाली मैंने, रेट की निकाली मोलर डॉट सेकेंड इनवर्स, और नीचे अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बस एक ही मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लिखी होगी, तो नीचे भी मोलर, तो मोलर से मोलर कैंसिल। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी बेटा, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए जो यूनिट निकलेगी रेट कांस्टेंट की वो क्या निकलेगी आपके पास, ऊपर तो वैसे ही रहेगा एम डॉट सेकेंड इनवर्स, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, मोलर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो कंसंट्रेशन होगी जिसके ऊपर पावर 1 1, ये एक ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा जिसके ऊपर पावर होगा 2। तो नीचे हो गया M2, 2 से ये कैंसिल, नीचे M बचा ऊपर चला जाएगा तो मोलर इन्वर्स हो जाएगा। तो K इज इक्वल्स टू मोलर इन्वर्स डॉट सेकेंड इन्वर्स कर लो, या इसको इस तरह से कर लो, K इज इक्वल्स टू 1 मोलर डॉट सेकेंड कर लो, ठीक है। थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऊपर तो आएगा मोलर डॉट सेकेंड इन्वर्स, नीचे क्या आ जाएगा, सबके ऊपर 1 1 1 होगा, या एक के ऊपर 2 दूसरे पर 1 होगा, या पहले पे 1 होगा दूसरे पर 2 होगा, या एक ही पर क्यूब होगा, सही है। तो मोलर क्यूब, अब क्यूब से ये m कैंसिल हो गया बच्चे, के किसके बराबर हो गया, यहाँ नीचे बच गया 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो मोलर -2 डॉट सेकेंड इनवर्स। या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, K इज इक्वल्स टू 1/m के ऊपर पावर है 2 और सेकेंड वैसे ही आपके पास, ठीक है। तो चाहो ऐसे लिख दो, चाहो ऐसे लिख दो, आपके पास जैसे चाहो वैसे लिख दो। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई मसला यहाँ तक नहीं है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।